हेलो विकास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाओ। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी चीज़ें, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, तो आज का हेडिंग तो आप लोगों के सामने दिख रहा है, विकास गतिकी। और इस बार यूपीएससी ने आप लोगों से विकास विरोधी अवधारणा से प्रश्न पूछा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। विकास विरोधी अवधारणा नया सिलेबस 2008 में जब रिवाइज हुआ था तब सिलेबस में जोड़ा गया था। तो विकास विरोधी अवधारणा से इस बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो उसको तो पढ़ना ही है, बाकी अन्य चीजों को भी पढ़ना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि कल मेरे जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय इसका नाम विकास प्रशासन ही था। नया सिलेबस में इसका नाम चेंज करके विकास गतिकी जरूर किया गया है, क्योंकि मैंने कल भी क्लियर किया था कि विकास करने के लिए आपको डायनामिक होना बहुत जरूरी है। अगर आपको विकास करना है तो आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आपको विकास करना है तो आप में इनोवेशन होना चाहिए। अगर आपको विकास करना है तो आप में डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड नहीं है तो आप विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको अगर विकास करना होगा तो प्लानिंग के साथ करना होगा, सुनियोजित परिवर्तन के साथ ही विकास हो सकता है। अगर आपको विकास करना होगा तो स्टेटस क्यू पर विश्वास रखेंगे तो विकास नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आपको विकास करना होगा तो टेम्पोरल डायमेंशन की बात करना पड़ेगा कि जो भी काम करना निश्चित समय सीमा के अंदर ही किया जाए, तभी विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अब विकास गतिकी। इन्हीं को हम लोग गतिकी शब्द बोलते हैं। लेकिन नाम चेंज होने से थीम चेंज नहीं हो जाता, पढ़ना हम लोगों को वही है जो पहले पढ़ते आ रहे थे। तो पहले तो ये ध्यान देखना है कि विकास प्रशासन है क्या। तो विकास प्रशासन अगर देखा जाए, विकास प्रशासन, तो विकास प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक विकास और दूसरा प्रशासन। लेकिन यदि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को आजादी नहीं मिलती। और अगर इन देशों को आजादी नहीं मिलती तो विश्व के भौगोलिक और राजनीतिक मानचित्र पर विकासशील समाजों का जन्म नहीं हुआ होता। और यदि विकासशील समाजों का जन्म नहीं हुआ होता तो फिर विकास प्रशासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो विकासशील देशों के प्रशासन को विकास प्रशासन कहा जाता है। विकासशील देशों के प्रशासन को विकास प्रशासन कहा जाता है। और मैंने पिछले पढ़ाया था आप लोगों को कभी कि विकसित समाजों के प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है। यह भी आप लोग मैंने पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया चुका है। तो विकासशील देशों के प्रशासन को विकास प्रशासन कहा जाता है। और यहां विकास प्रशासन में दो शब्द है, एक विकास, दूसरा प्रशासन। तो जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग सर्वांगी विकास की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं। विकास का मतलब समग्र विकास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैधानिक, सभी क्षेत्रों में विकास। तो विकास का मतलब समग्र विकास से है। तो समग्र विकास सरकार के लिए साध्य है, ये विकास सरकार के लिए साध्य है। तो प्रशासन इस साध्य को प्राप्त करने का साधन है। प्रशासन क्या है? साधन है। और विकास क्या है? साध्य है। तो विकास का मतलब समग्र विकास से है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैधानिक, सभी क्षेत्रों में विकास से है, सर्वांगी विकास से है। तो समग्र विकास सरकार के लिए लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन कौन है? प्रशासन। तो विकास प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, विकास एवं प्रशासन। जब विकास की बात करते हैं तो समग्र विकास की बात करते हैं। तो समग्र विकास सरकार के लिए लक्ष्य है और प्रशासन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। दूसरी बात, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को आजादी मिली, जिन्हें हम लोग सम्मिलित रूप से थर्ड वर्ल्ड या विकासशील समाज कहते हैं, इन समाजों को विरासत के रूप में केवल समस्याएं मिला है। हमें विरासत के रूप में केवल समस्याएं मिला है। इन समस्याओं का समाधान करना सरकार के लिए साध्य था। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, लेकिन उसके पास, हमारे पास ना तो ह्यूमन रिसोर्सेस था,
और ना ही फिजिकल रिसोर्सेज था। तो इसका मतलब समस्याएं असीमित था और संसाधन हमारे पास सीमित था। तो सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताओं के मध्य तालमेल स्थापित करने के लिए हमें प्लानिंग का सहारा लेना पड़ा और हम लोगों ने प्लानिंग बनाया। कन्फर्म, प्लानिंग का सहारा लिया और प्लानिंग बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्धारण करने के लिए 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग का गठन किया गया। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि भारतीय संविधान में प्लानिंग शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए सामाजिक आर्थिक नियोजन शब्द का उपयोग किया गया है। तो सामाजिक आर्थिक समृद्धि के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना ही विकास प्रशासन का मूल उद्देश्य है। कन्फर्म। दूसरी बात, हमें विकास करना था, क्योंकि हमें केवल विरासत में समस्याएं ही मिला था, समस्या के अलावा मुझे विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए हमने जो संविधान की जब बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन समाजवादी है और ना ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उदारवादी है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत वैश्विक स्तर पर देखा जाए द्विध्रुवी राष्ट्र की व्यवस्था, द्विध्रुवी टू पोल एलायंस था, टू पोल था। एक यूएसएसआर गुट था और एक अमेरिकी गुट था। यूएसएसआर गुट समाजवाद का समर्थक था और यूएसए गुट जो था ये उदारवाद का समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था। तो हमने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाया? हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हमें अगर यूएसएसआर अलायंस से कहीं मदद मिलता है तो हम वहां भी लेने को तैयार हैं, अमेरिकी गुट से मदद मिलता तो उससे भी लेने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी गुट से मदद लेने के लिए तैयार हैं ताकि हम अपने देश का विकास कर सकें। तो देश का विकास करने के लिए तकनीकी और वित्तीय संसाधन की आवश्यकता थी, और जब तक ये संसाधन नहीं मिलेंगे तब तक देश विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जहां से भी संसाधन मिलेगा, जहां से मदद मिलेगा, हम किसी भी देश से मदद ले सकते हैं। इसलिए भारत ने अपने विदेश नीति का जो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। कन्फर्म, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। दूसरी बात मैंने कहा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद शब्द भी नहीं था और उदारवाद भी नहीं था, यानी समाजवादी भी था उदारवादी भी था। इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाना जाता था। यह आप लोगों ने पता क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में भी दिखना चाहिए कि हम किसी भी गुट में नहीं है। इसलिए हम समाजवादी में भी है और उदारवाद में भी है, न समाजवादी है न उदारवादी है, दोनों है। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मूल अधिकार के रूप में था। तो हमने ये सारा चीजें क्यों अपनाया? ताकि हम विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए भारत सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखा, मैंने बताया फॉरेन पॉलिसी में किस रूप में अपनाया। इसके साथ संविधान में क्यों समाजवादी नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों समाजवाद और उदारवाद था, हमने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये इसके लिए क्या मूल उद्देश्य, हमें विकास करना है, हमें क्या करना है, विकास करना है। तो यहां विकास का मतलब इस। दूसरी बात, एक नियामकीय प्रशासन भी होता है जिसे आप लोग पुलिस स्टेट के नाम से जानते हैं, नियामकीय प्रशासन या पुलिस राज्य के नाम। पुलिस राज्य का मतलब होता है मुख्यतः कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना। नियामकीय प्रशासन का मतलब होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना, यही इसका केंद्रीय बिंदु माना जाता है। जबकि विकास प्रशासन से आशय लोक कल्याणकारी राज्य से है। विकास प्रशासन से आशय कौन सा? लोक कल्याण कर रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट हो गया, जहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन मुद्दों पर जब बल दिया जाता तो ऐसे कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्याणकारी कार्य। कन्फर्म हुआ? आदिवासी तो आजादी के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या? वेलफेयर है। और आजादी के पहले सरकार का मुख्य उद्देश्य वेलफेयर नहीं था। मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्व की वसूली करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। इसलिए आजादी के पहले के राज्य को पुलिस राज्य कहते हैं और आजादी के बाद के राज्य को हम लोग कहते हैं प्रशासकीय राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या वेलफेयर स्टेट कहते हैं। कन्फर्म। इसका मतलब सरकार बदलने से हमारे उद्देश्य बदल गए। ब्रिटिश शासनकाल में सरकार का मुख्य उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, ब्रिटिश विरासत को मजबूती प्रदान करना था। लेकिन आजादी के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य विकास करना था, वेलफेयर स्टेट हो गया है। इसलिए अगर वेलफेयर स्टेट है
तो अब हम लोगों को पुलिस राज्य से हट करके विकास के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। भाई विकास होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना चाहिए, एग्रीकल्चर में विकास होना चाहिए, इरिगेशन में विकास होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में विकास होना चाहिए, सामाजिक सोशल सिक्योरिटी पर, सहकारिता में विकास होना चाहिए। ये सरकार का आज मूल उद्देश्य है। तो मूल उद्देश्य सरकार का यही है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन कौन है? प्रशासन। तो विकास सरकार के लिए साध्य है, तो प्रशासन उस साध्य को प्राप्त करने का साधन है। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा बातें तो लिख लिया जाए, ठीक है ना? तो विकास प्रशासन में हम लोग गतिकी में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है?